दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बड़ी खबर की जहां एक तरफ अमेरिका अपने व्यापार के लिए रणनीतियां बना रहा है और एक तरफ मिडिल ईस्ट के देशों में तनाव है वो बढ़ता जा रहा है और इनके बीच में एक और शक्ति है, वो है संयुक्त राष्ट्र। आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल में जो तनाव चल रहा है वो क्या है और ट्रंप का जो नया व्यापार का एजेंडा है वो क्या है, यानी कि नई रणनीति क्या है, और जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी कूटनीतिक चालें क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी डोनाल्ड ट्रंप व्यापार की बात करते हैं तो दुनिया उनकी बातों को बड़ी गहराई से सुनती है। उन्होंने इसके लिए ही एक नया एजेंडा बनाया है, एक जो हाई टैरिफ जो कि देशों पर कर दिया है, ये उनकी पूरी एक नीति है जिसमें एशिया के देश हैं जैसे कि ईयू, चीन, और इन पर जो टैरिफ लगाया गया है वो लगाया गया है 10 से 60% के बीच में, जो कि काफी अधिक है। अमेरिकी उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं ट्रंप, और वहीं जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर ट्रंप दबाव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक तरफ ब्रिक्स है और एक तरफ डॉलर की कीमत, और वहीं ब्रिक्स जो देश हैं उनके द्वारा एक वैकल्पिक मुद्रा का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अमेरिका की जो डॉलर डिपेंडेंसी है, यानी कि डॉलर की स्वतंत्रता है, वो पूरे स्ट्रेटेजी से ट्रंप तैयार कर रहे हैं। लगातार डॉलर को बढ़ाया जा रहा है। वहीं बात कर लेते हैं टेक और सेमीकंडक्टर कंट्रोल की। वहाँ एआई चिप टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण देखा जा रहा है और निर्यात नियंत्रण देखा जा रहा है। ट्रंप की ये नई चाल, राष्ट्रीय सुरक्षा वर्सेस मुक्त व्यापार, इन पर भी ट्रंप अपनी एक नई रणनीति अपना रहे हैं। अब इससे तो ये साफ है कि जो ट्रंप की रणनीतियां हैं वो पॉलिटिकल पावर को दर्शाती हैं, वहीं इकोनॉमिक नेशनलिज्म को दर्शाती है। मगर सवाल अब भी वही है कि जो ये नीति है, जो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO व्यवस्था है, क्या ट्रंप उसको झटका देने वाले हैं? क्या ट्रंप उस पर भारी पड़ेंगे? ये आज अभी भी ये सवाल खड़ा हुआ है। वहीं ये बात कर लेते हैं ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है, इससे जो युद्ध है क्या वो युद्ध हो सकता है या नहीं। जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, वहीं बात कर लेते हैं 2015 की JCPOA, जो कि एक न्यूक्लियर डील थी। 2018 अमेरिका डील से बाहर निकल गया था इस समय। वहीं उसके बाद लगातार ड्रोन हमले किए गए थे, समुद्र में भी हमला किया गया था, आपस में दोनों देशों की तरफ से लगातार प्रतिबंध भी लगाए गए थे। इसके चलते स्थिति ऐसी बन चुकी है आज की कि इजराइल पूरा सुरक्षा अलर्ट पर है, सिक्योरिटी अलर्ट पर है। वहीं ईरान यूरेनियम का जो संवर्धन है वो बढ़ा रहा है। वहीं अमेरिका ने फारस की खाड़ी में युद्ध पोत तैनात कर दिया है। अब बात कर लेते हैं जो इनके ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनकी। इजराइल द्वारा, यानी कि इजराइल जो है वो ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने की साजिश कर रहा है। वहीं जो मिलिशिया है, मिलिशिया द्वारा यानी कि मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। अब जो खाड़ी है, खाड़ी में अमेरिका के जो जहाज हैं उन पर ड्रोन अटैक किया जा रहा है। अगर कोई घटना घटती है, अगर कोई जो ये साजिशें रची जा रही है, अगर इनमें से कोई भी घटना घटित होती है तो ये पूरा मिडिल ईस्ट पूरा युद्ध के क्षेत्र में बदल जाएगा और बहुत तेजी से यहाँ पे युद्ध चलेगा। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो कूटनीतिक जो कोशिशें हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो युद्ध रोकने का काम करती हैं। वो संस्थाएं हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है उसकी भूमिका इसमें क्या होती है, वो ये होती है कि ये मध्यस्थता वार्तालाप करते हैं, युद्ध को रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं युद्ध विराम का जो डील है वो सामने पेश करते हैं, और जो मानवीय सहायता है उसे बढ़ावा देते हैं। वहीं जो सुरक्षा परिषद की आपात बैठक है वो भी यूनाइटेड नेशन बुलाता है। मगर इसमें कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे कि अमेरिका वीटो पावर है, वहीं
जो रूस है और चीन है वो अपना अलग अलग है, यानी कि अपना अलग अलग रास्ते कह सकते हैं कि अलग अलग रास्तों पर दोनों चलते हैं, दोनों एंटी हैं। तो इससे यूएन का जो बयान है वो सिर्फ बयान नहीं रहता है। सवाल यही है, समस्या तो यही आ जाती है। वहीं अब बात कर लेते हैं व्यापार नीति की, युद्ध की और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था उसकी, और इससे क्या असर पड़ेगा इसकी। अब बात कर लेते हैं, अगर युद्ध होता है तो जो हमारा तेल है, ऑयल है, वो $120 से लेकर $150 प्रति बैरल तक बढ़ जाएगा। वहीं शेयर बाजार, शेयर मार्केट काफ़ी डाउन आ जाएगा। और जो भारत है, भारत काफ़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इस पर दबाव बनाया जाएगा। वहीं सोना और चांदी है जो, वो एक मतलब कि सेफ, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट बन जाएंगे। और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये भी आपको बता दें। जो ईरान है, ईरान से ऊर्जा संबंध है भारत के। वहीं अमेरिका से भी रणनीतियों में साझेदारी है। और जो खाड़ी देश हैं उनमें भारत के लोग रहते हैं, यानी कि हम माने कि भारत का जो संतुलन है, भारत इनके बीच में संतुलन बना के रखेगा, पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाएगा इस ग्लोबल प्रेशर से बचने की। तो ट्रंप की जो नई आर्थिक नीतियां हैं, नई ट्रेड वॉर, ये उसकी भी शुरुआत माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि अमेरिका चीन जो व्यापार है, इससे युद्ध की जो जड़ है वो कैसे कैसे जुड़ी हुई है, बात कर लेते हैं। कुछ साल पहले जाते हैं सन 2018 में। वहीं जो ट्रंप है सन 2018 में वो चीन पर सैकड़ों अरब डॉलर का टैरिफ लगा देते हैं, आरोप लगाते हैं कि इन्होंने अनुचित सब्सिडी ली है, वहीं ट्रेड संतुलन को बिगाड़ा है और बौद्धिक जो संपदा है उसकी चोरी की है। ये आरोप लगाता है ट्रंप चीन पर और सैकड़ों अरब डॉलर का टैरिफ लगा देता है। अब चीन का भी इसकी तरफ से जवाब आता है, कहता है कि जो अमेरिका की कृषि है और जो औद्योगिक उत्पाद हैं उन पर भी वो टैरिफ लगा देता है चीन की तरफ से जवाब दिया जाता है अमेरिका को। अब ये एक व्यापार विवाद ही नहीं रह जाता, वहीं ये एक आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई बन जाती है दोनों देशों के बीच। अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की, और मतलब कि टेक्नोलॉजी जो है इसमें क्या रोल निभाती है उसकी बात करते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एआई, जो कि सेमीकंडक्टर और 5G की पूरी एक मजबूत जड़ है। वहीं बात कर लेते हैं कि जो चिप का जो वॉर चल रहा है वो ये कुछ ऐसा है कि अमेरिका ने चीन को कुछ चिप्स और सेमीकंडक्टर मशीन की सप्लाई जो है वो दी थी, केवल कुछ ही सीमित मात्रा में, बहुत कम। अब इनका जो काम था वो ये था कि जो चीन की एआई है और उनकी जो सैनिकों की क्षमता है उसको धीमा करना। ये एक अमेरिका की नई चाल थी जिसे चिप वॉर का नाम दिया गया। बात कर लेते हैं जो टेक कंपनियां हैं उनकी। यहाँ पर जो कंपनियां थी जैसे कि टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की चीन ने। वहीं हुएवी पर भी प्रतिबंध लगाए, रोक लगाई। और वहीं चीन ने अमेरिकी निवेशों की भी जांच की। ये रणनीति है जो कि स्पष्ट है, और टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय सुरक्षा इस रणनीति को स्पष्ट करती हैं। अब बात कर लेते हैं सप्लाई चेन की और इनके पुनर्गठन की। अब जो ट्रंप ने पूरी रणनीतियां बनाई हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जो अमेरिका से जा चुकी हैं वो अमेरिका में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं जो शोरिंग है, फ्रेंड शोरिंग, यानी कि फ्रेंड शोरिंग का मतलब ये हुआ कि जो उत्पादन है वो उसके जो हेल्पर्स यानी कि अदर देश हैं उनसे सहयोग लेना, उसके ऊपर रणनीतियां बना रहा है। अब इससे होगा क्या, जैसे कि मैक्सिको, वियतनाम और भारत, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनको इससे अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा निवेश करने का अमेरिका में। अब बात कर लेते हैं युआन वर्सेस डॉलर की।
अब जो चीन ब्रिक्स है, चीन ब्रिक्स के जरिए जो डॉलर की तलाश की जा रही है, वहीं अगर वैश्विक व्यापार डॉलर से अगर हटता है कभी, तो अमेरिका की जो आर्थिक ताकत है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, कम हो जाएगी। और जो वो लगातार प्रतिबंध लगाता है वो भी, उनकी क्षमता जो है वो भी कम हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगा अमेरिका। मगर बात की जाए कि वैश्विक रिजर्व का आज भी अगर कोई बड़ा हिस्सा है तो वो डॉलर है। और बात करें तेल व्यापार की, उसका भी बड़ा हिस्सा डॉलर में ही होता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये कोल्ड वॉर 2.0 हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक पारंपरिक युद्ध है और कुछ भी नहीं। ये एक इकोनॉमिक कोल्ड वॉर है जहां आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण किया जाता है, सैन्य टकराव की जगह ये सभी काम किए जाते हैं, साइबर युद्ध होते हैं। ये इनका मुख्य हथियार है, ये इनकी मुख्य जो जड़ हैं जिन पर ये युद्ध चल रहा है। ये एक पारंपरिक युद्ध है, मतलब कि विशेषज्ञों ने साफ कह दिया कि एक पारंपरिक युद्ध नहीं है, साफ कह दिया है। और अब बात कर लेते हैं कि जो ईरान समीकरण से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो देश जुड़े हो, उन पर बात कर लेते हैं। सवाल है अमेरिका और चीन का, जो कि इनका ईरान से क्या संबंध है। चीन का जो संबंध है वो ये है कि चीन पूरी दुनिया भर में ईरान से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है। और जो अमेरिका है, अमेरिका ईरान पर दबाव बनाता है, जो कि जिससे कि चीन को मतलब कि इनडायरेक्टली टारगेट किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। और ये जो यूएस इजराइल वर्सेस ईरान चाइना रसिया का एक अनौपचारिक यानी कि ब्लॉक भी बन सकता है, ऐसा ही माना जा रहा है। यूएस इजराइल वर्सेस ईरान चाइना और रूस, इनके बीच युद्ध हो सकता है। इसको लेके ये एक साफ चुनौती है। वहीं अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र की भूमिका इसमें क्या है, यूनाइटेड नेशन की भूमिका इसमें क्या है। तो इसमें उसकी भूमिका यही है कि सबसे पहले तो सुरक्षा, सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी अलर्ट को लेकर, जिसमें कि ये तीनों हैं, अमेरिका, चीन और रूस, तीनों इसके सदस्य हैं। और मतलब कि हम कह सकते हैं कि बराबर के सदस्य हैं। अगर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है, लड़ाई बढ़ती है, तो यूनाइटेड नेशन के जो प्रस्ताव हैं वो बीच में ही अटके रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रहित वर्सेस कूटनीतिक, ये सभी जो चालें हैं चली जाएं, इनमें बीच में यूनाइटेड नेशन का प्रस्ताव अटक जाएगा। बात कर लेते हैं अब वैश्विक अर्थव्यवस्था की और इससे क्या असर पड़ेगा इसकी। अगर युद्ध तेज हुआ ये, तो यहाँ पर सप्लाई चेन जो है वो महंगी हो जाएगी, टेक्नोलॉजी महंगी हो जाएगी, निवेश जो है, निवेशों में देखा जाएगा कि कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कि जो शेयर बाजार वो काफ़ी डाउन चला जाएगा। निवेश में अगर पैसा कोई लगाएगा तो उसका कोई भरोसा नहीं है वो ऊपर जाए या नीचे जाए, या तो बहुत ऊपर या बहुत नीचे। और मंदी जो है वो वैश्विक स्तर पर आएगी, इससे एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और बात कर लेते हैं भारत की। भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा। भारत को इससे मौके भी मिल सकते हैं और वहीं बहुत बड़ा जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि भारत को इससे क्या अवसर मिल सकता है, भारत इसमें अपनी क्या भूमिका निभा सकता है। भारत अपनी भूमिका निभा सकता है इसमें कि एक संतुलित कूटनीति के अनुसार, संतुलित एक कूटनीति यानी कि एक रणनीति तैयार करके सेमीकंडक्टर निर्माण जो है अपना वो बढ़ाए और सप्लाई करे, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जो सिक्योरिटी है, रक्षा है, और जो टेक्नोलॉजी है उस पर आत्मनिर्भर बन सकता है भारत, ये भारत को फ़ायदा होगा। और भारत की जो नीतियां देखने को मिल रही हैं, भारत जो रणनीतियां बना रहा है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को देखते हुए और नॉन अलाइनमेंट 2.0 को देखते हुए बना रहा है। अब जो ये दुनिया का अगला महायुद्ध यानी कि विश्व युद्ध, जो कि एक सिर्फ टैंक मिसाइल तक सीमित नहीं रहेगा, टैरिफ, चिप्स और डिजिटल करेंसी से भी ये बहुत मतलब कि बहुत बड़ा वॉर बन सकता है, जिसे कि नाम दिया जा सकता है कोल्ड वॉर 2.0। इससे कि जो वैश्विक शक्तियाँ उसका पूरा संतुलन में घट जाएगा।
तो अब बात कर लेते हैं कि इजराइल की जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नीति है उसकी। इजराइल की जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को लेकर जो उन्होंने नीतियां बनाई हैं, उसका खुद का एक सिद्धांत है कि जो जब उन पर खतरा आए तो खतरा आने से पहले ही उस खतरे को खत्म कर दो। ये उसकी खुद सिक्योरिटी की कुछ नीतियां बनाई हुई हैं इजराइल ने। इसका उदाहरण भी, उदाहरण कुछ इस प्रकार है। बात कर लेते हैं कुछ सालों पहले की, 1981 यानी कि 1981 की, जब इराक के औसराक परमाणु रिएक्टर पर हमला किया गया था। साफ देखा गया, आप सभी को पता है। सन 2007 में जो सीरिया है, जो सीरिया के संदिग्ध हैं, उस न्यूक्लियर जो साइट है और उस पर एयर स्ट्राइक किया था जब इजराइल को खतरा दिखा था तब। और आज भी वही रणनीति जो ईरान पर अपना सकता है इजराइल। इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु क्षमता जो है उसकी, अगर वो उसके करीब यानी कि उसके पास पहुंचता है, उसका सुरागों से, अपने सुरागों से पता लगाता है, तो वो अपनी जो उनके सैनिक जो कार्रवाई करने वाले हैं वो उससे बिल्कुल घबराएगा नहीं। अब बात कर लेते हैं ईरान की मिसाइल की और ड्रोन शक्तियां की, क्या क्या उसके पास है और क्या क्या ईरान कर सकता है। ईरान की जो पारंपरिक वायुसेना है, यानी कि जो पहले की वायुसेना है, वो कमजोर है, मगर जो उसकी ताकत है वो है बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि 2000 प्लस किलोमीटर की रेंज से दौड़ती हैं आसमान में। वहीं इजराइल तक जो वो पहुंचने में काफी ज्यादा सक्षम है, यानी कि इजराइल तक काफी अच्छे से वो पहुंच सकती है और काफी कम समय में और बहुत आसानी से। अब बात कर लेते हैं इसके ड्रोन नेटवर्क की। ईरान का ड्रोन नेटवर्क क्या है? तो ईरान का ड्रोन नेटवर्क कुछ ऐसा है कि ये बड़े पैमाने पर उत्पादन भी करता है और ये सस्ते भी हैं और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं ईरान की प्रॉक्सी मिलिशिया की। प्रॉक्सी मिलिशिया जो कि लेबनान में हिजबुल्लाह है और इराक और सीरिया में एक जो सपोर्टिव है समूह है वो है। अब ये देखा जा रहा है कि ये युद्ध पूरे सामने से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि एक शैडो युद्ध लड़ा जाएगा, एक शैडो वॉरफेयर युद्ध लड़ा जाएगा, ये साफ दिख रहा है। वहीं अब बात कर लेते हैं, अगर ये युद्ध सीधा होता है, यानी कि आमने सामने से युद्ध होता है, मतलब कि दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ जाता है कि युद्ध होता है, आपस में मिसाइलें चलती हैं, ड्रोन से अटैक किया जाता है या सैन्य शक्ति आपस में भिड़ती है, तो क्या होगा? होगा कुछ ऐसा कि जो इजराइल है उसकी पहले से एक आदत है कि वो एयर स्ट्राइक करता है, और जो हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल है, हिजबुल्लाह उत्तरी है, वो इजराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिका सेना का समर्थन देगा, वहीं ईरान मिसाइल और ड्रोन से जवाब देगा। ऐसा जो साफ देखा जाता है अगर पिछले कुछ युद्धों को देखा जाए इन देशों की। और ये भी है कि ये युद्ध सिर्फ इनके क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक वैश्विक संकट बन जाएगा, एक वैश्विक स्तर का युद्ध बन सकता है। अब बात कर लेते हैं साइबर युद्ध की। साइबर युद्ध होगा तो क्या क्या इसमें होगा? अब जो युद्ध है ये तो साफ है कि वो सिर्फ जमीन पर यानी कि नहीं होता, वो तो होता ही है, उसके अलावा भी होता है। अब बात कर लेते सबसे पहले साइबर युद्ध की। साइबर अगर अटैक की बात कर लें तो पहले तो वो बिजली ग्रिड ठप करेगा, वही जो उनका बैंकिंग सिस्टम है उसको खराब करेगा, उसमें बाधा डालेगा। वहीं जो उनके परमाणु ठिकाने हैं उन पर साइबर हमला करने की कोशिश करेगा। ईरान हो या इजराइल हो, कोई भी अगर रणनीति बनाता है तो अगर साइबर युद्ध होता है तो दोनों तरफ से किया जाएगा। वहीं जो यूनाइटेड नेशन है वो इसमें क्या करेगा? अब यूनाइटेड नेशन कदम उठाएगा इसमें, वो एक सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी परिषद की एक इमरजेंसी बैठक बुलाएगा, युद्ध विराम यानी कि युद्ध को रोकने का एक प्रस्ताव सामने रखेगा। वहीं जो मानवीय सहायता है ऐसा एक मिशन तैयार करेगा और जो अपने विशेष लोग हैं उनकी नियुक्ति करेगा। मगर समस्या इसमें भी है। समस्या कुछ ऐसी है, रूस और चीन जो है वो ईरान के खिलाफ बड़े और प्रस्ताव रखेंगे इस बैठक में, क्योंकि वो इसके खिलाफ रहते हैं। वहीं जो अमेरिका और इजराइल है
यानी कि अमेरिका इजराइल का समर्थन करेगा। यानी यहाँ पे भी राजनीति होगी जो कि होगी वीटो राजनीति। इसमें ये समस्याएं अड़ेंगी। जब यूनाइटेड नेशन युद्ध विराम का यानी कि युद्ध को रोकने का प्रस्ताव सामने रखेगा तब यहाँ पे भी राजनीति होगी। अब इससे बात कर लेते हैं इससे आगे तेल की और एक वैश्विक बाजार यानी कि शेयर बाजार की। जो मिडिल ईस्ट है और वैश्विक तेल जो कि एक आपूर्ति यानी कि जिससे कि पूर्ति नहीं होगी, ऐसा भी हो जाएगा युद्ध के समय। अगर ये युद्ध होता है तो तेल की कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ाव आएगा और वहीं हॉर्मुज जलमंडम मध्य जो है वो बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद होगा। और वो जहाँ बात की जाए शेयर बाजार की वो काफ़ी डाउन चला जाएगा। भारत जो कि एक बढ़ती अर्थव्यवस्था उस पर इसका असर पड़ेगा। युद्ध हुआ तो भारत की स्थिति कुछ ऐसी होगी कि भारत के लिए एक संतुलन बनाना बेहद जो अहम हो जाएगा। वहीं इजराइल से रक्षा का सहयोग भी दिया जा सकता है। ईरान से ऊर्जा और रणनीतिक संपर्क भी बनाए जाएंगे। वहीं अमेरिका से भी साझेदारी बनाई जाएगी। भारत को अगर ये युद्ध होता है तो बिल्कुल संतुलन बना के चलना पड़ेगा और हर फैसला सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि तीसरे युद्ध की शुरुआत कैसे हो सकती है, होगी तो इसमें क्या होगा। विशेषज्ञों का मानना है, जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, कि जो विश्व युद्ध है वो उसकी संभावना काफ़ी कम देखी जा रही है, मगर जो क्षेत्रीय युद्ध है उसकी संभावना है। अगर जो बड़ी वैश्विक शक्तियां इस स्तर पर बैठी हुई हैं जिस स्तर पर वो अगर इसमें आती हैं तो जो स्थिति है वो काफ़ी बाहर चली जाएगी, नियंत्रण से बाहर चली जाएगी और युद्ध आगे बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं रूस को क्या अवसर मिलेगा और क्या जोखिम उठाना पड़ेगा। बात यह है कि रूस की रणनीति को समझना पूरी दुनिया भर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रूस की रणनीतियां सबसे अहम हैं। रूस की रणनीतियां कुछ ऐसी हैं कि वो अमेरिका को भी संतुलित करना चाहेगा और ईरान के साथ भी अपना सहयोग बनाए रखेगा। कुछ ऐसा कि रूस एक लंबे समय से अमेरिका है उसको चुनौती देता आता रहा है और अमेरिका मिडिल ईस्ट में अगर अपना पांव फंसाता है तो रूस को यूरोप और यूक्रेन मोर्चे पर काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। वहीं ईरान के साथ सहयोग की बात की जाए तो रूस उसको हथियार देगा, वहीं ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देगा और ऊर्जा भी देगा। रूस और ईरान का जो रिश्ता है वो केवल एक कूटनीतिक एक रणनीतिक नहीं है, बल्कि और ना ही ये यहाँ तक रहेगा अगर युद्ध होता है, बल्कि एक सेना का सहयोग जो है वो भी दिया जा सकता है रूस की तरफ से ईरान को। अब बात कर लेते हैं कि जो चीन है वो शांत है मगर वो एक तगड़ा खिलाड़ी भी है। चाइना की जो चालें हैं, चाइना की जो रणनीतियां हैं वो कुछ अलग होती हैं। कुछ इस प्रकार की जो चीन है वो अपनी तरफ से सीधे कोई युद्ध नहीं लड़ता है, वो बिल्कुल भीतरी तरीके से अपने सहयोगियों को ऊर्जा की आपूर्ति करता है। वहीं जो वैश्विक जो व्यापार है, वैश्विक ट्रेडर, उसमें निरंतरता बनाए रखता है और डॉलर के हित में भी अपनी दिशा में लगातार आगे बढ़ता रहता है। और जो चीन और ईरान है उनका जो 25 वर्षीय समझौता है उसमें है ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी का सहयोग। अगर अमेरिका ईरान पर दबाव बनाता है तो चीन इनडायरेक्टली रूप से इससे प्रभावित भी दिखाई दे सकता है। अब जो ये पूरी दुनिया है वो दो भागों में बढ़ती दिखाई दे रही है। पहले भाग में अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय जो सहयोगी देश है वो, और दूसरे भाग में रूस, चीन और ईरान। अब ये एक केवल सैन्य संगठन, एक आधिकारिक सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक और एक
ऐसी चाल जो एक दूसरे को करीब ला रहे हैं, ये वो है। अब बात कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन की इसमें सीमाएं क्या क्या है। सुरक्षा परिषद में ही सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो अमेरिका, रूस और चीन है, तीनों वीटो पावर है, तीनों वीटो पावर रखते हैं अपने पास, और इन तीनों का जो सलाह है वो अलग अलग होती है। तो इसमें जो कोई हैवी प्रस्ताव यानी कि ठोस प्रस्ताव अगर पारित किया जाएगा तो वो असंभव हो सकता है, यानी कि नहीं माना जाएगा। और यही इसका सबसे बड़ा कारण है कि यूनाइटेड नेशन बयान तक सीमित दिखता है, सिर्फ और सिर्फ आगे अपना कदम नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसको भी यह बात पता है। अब बात कर लेते हैं हथियारों की। अगर ये तनाव और ज्यादा बढ़ता है तो रूस ईरान को डिफेंस सिस्टम दे सकता है, वहीं जो अमेरिका है वो इजराइल को एडवांस लेवल की जो मिसाइल हैं यानी कि शील्ड सपोर्ट दे सकता है। वहीं जो चीन है, चीन लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी जो सहयोग है वो अपने को बढ़ा सकता है। वहीं इससे जो आर्म एस्केलेशन है वो होता दिखाई देगा। अब जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है और जो नया विश्व है यानी कि नया विश्व क्रम जो बना है उसकी अगर बात की जाए तो वो कुछ ऐसे है कि जो अमेरिका, चीन और रूस हैं, इनका जो समीकरण है वो टकराव में बदलता रहता है लगातार। डॉलर प्रभुत्व में चुनौतियां आती रहती हैं, क्षेत्रीय जो व्यापार समझौते हैं उनमें चुनौतियां आती रहती हैं, वहीं जो वैकल्पिक भुगतान प्रणाली है उसमें चुनौतियां आती रहती हैं। वहीं बात की जाए दुनिया की ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन 1.0 से तो फ्रेगमेंटेड ग्लोबलाइजेशन 2.0 की ओर ये बढ़ सकता है। अब बात कर लेते हैं भारत की रणनीतिक स्थिति की। जो भारत की स्थिति है वो कुछ अनोखी सी है, वो कुछ ऐसे कि रूस से रक्षा सहयोग भी लेगा भारत, चीन से जो सीमा का जो तनाव है वो भी चलता रहता है। अब जो अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी भी बना चुका है भारत। अब भारत को अपना जो संतुलन है यानी कि सभी के बीच एक संतुलन बनाए रखना होगा। भारत को एक नीति तैयार करनी होगी, रणनीति तैयार करनी होगी जिसमें मल्टी अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इनको मिलाकर एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी भारत को संतुलन बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या एक कोल्ड वॉर हो सकता है। तो विशेषज्ञ इसे कोल्ड वॉर 2.0 कहते हैं। वो कुछ इसलिए, मगर इसमें फर्क भी बताया गया कि जो आज की अर्थव्यवस्था है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब कि बात की जाए कि सीधे अगर सेना टकराव हो तो वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। वहीं जो साइबर अटैक और आर्थिक अटैक जो है वो ज़्यादा संभव दिखते हैं। रूस, चीन और अमेरिका, वहीं मध्य पूर्व, यूरोप और इंडो पैसिफिक, ये वो हैं जो इनके बीच जो तनाव बढ़ रहा है इससे ये देश ही नहीं दुनिया के हर देश इस संघर्ष में जुड़ सकते हैं और ये एक काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा और इससे पूरी दुनिया भर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को पड़ सकता है। और लगातार इतिहास को उठा के देख लो, ऐसा देखा गया है जब भी दुनिया किसी ऐसे बड़ी शक्ति भागों में आमने सामने खड़े होते हैं तो मिसाइल, ड्रोन और प्रतिबंध चर्चा में तो आते ही हैं। एक सवाल जो बार बार उठता रहता है कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, तो इस पर भी कुछ यही ऐसा दिखता है कि अगर कुछ ऐसा होता है कि ये तनाव ऊपर बढ़ता है, अगर बड़ी बड़ी वैश्विक शक्तियां इसमें अपना जो भाग लेती हैं तो ये विश्व युद्ध भी हो सकता है अगर इसमें बड़ी वैश्विक शक्तियां हिस्सा लेंगी तो। अब बात की जाए कि तीसरा विश्व युद्ध है उसकी, विश्व युद्ध का मतलब साफ है कि बड़ी बड़ी महाशक्तियां जिनमें सीधा टकराव होगा, सेना में सैन्य टकराव, और कई बड़े बड़े महाद्वीपों में युद्ध होगा। वहीं वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था टूटेगी। पहले दो विश्व युद्ध में यही हुआ है, मगर आज की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है और बिल्कुल अलग है। बात की जाए न्यूक्लियर डिटरेंस की तो सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि न्यूक्लियर डिटरेंस आ जा चुका है। वहीं जो प्रमुख यानी कि बात की जाए जो फेमस
जिनके पास ज्यादा परमाणु शक्तियां, उनकी बात कर ली जाए, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और पाकिस्तान, ये वो देश हैं जिनके पास परमाणु शक्तियां हैं। अगर अमेरिका और रूस जैसे देश सीधे आपस में भिड़ जाते हैं तो परमाणु एक बहुत ज्यादा विनाश कर सकता है, और इसी कारण से म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MAD पूरी कोशिश कर रहा है युद्ध रोकने का, और एक पूरा जो ये बना हुआ है इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है युद्ध के लिए, इसे कि जो इसे थमा दिया जाए, आगे कोई ऐसा युद्ध ना हो। अब बात कर लेते हैं जो तनाव फिलहाल चला हुआ है उसकी, और ये वैश्विक स्तर पर क्या है। तो अमेरिका और जो ईरान है इनके बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, चल भी रहा है। वहीं जो इजराइल की सैन्य कार्रवाई है वो भी की जा रही है उसकी तरफ से, और रूस और चीन का रणनीतिक जो समर्थन है वो भी बना हुआ है। मगर रूस पहले से यूक्रेन मोर्चे में अपने में जो व्यस्त है अपने युद्ध में, वहीं अमेरिका एक साथ कई मोर्चा नहीं खोलना चाहेगा, और जो चीन और ताइवान है वो आर्थिक चुनौतियों पर जो टिके हुए हैं, उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। वहीं अगर ये युद्ध होता है तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को बहुत भारी चुकानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा और सभी देश बहुत पीछे चले जाएंगे। वहीं बात की जाए यूनाइटेड नेशन की अब जो अंतिम भूमिका है वो क्या है, उसकी बात यह है कि युद्ध विराम प्रस्ताव वो पेश करेगा यूनाइटेड नेशन, शांति का भाव बनाए रखने की बात करेगा, मानवीय सहायता की बात करेगा, मगर स्थिति को, इन सभी को मिला के बस स्थिति को एक सीमित मात्रा में कंट्रोल किया जा सकता है। कई बार युद्ध नहीं रुकता है ऐसे मामलों, ऐसी कुछ प्रस्ताव रखने से युद्ध नहीं रोका जा सकता है, बल्कि अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो युद्ध भी रुक सकता है, इसमें सफलता भी मिल सकती है। अब बात है कि जो क्षेत्रीय युद्ध है वो संभव है, अधिक संभव है या क्या इसका मामला है पूरा। तो विश्व युद्ध की संभावना तो काफी कम है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मगर जो क्षेत्रीय युद्ध है उसकी संभावना काफी ज्यादा है। इसको लेकर भी कुछ वो है, कारण बता दूं आपको, प्रॉक्सी युद्ध, साइबर हमले, समुद्री टकराव, इजराइल ईरान सीमित संघर्ष, ये सभी इसके कारण, ये वो घटनाएं हैं जिनसे वैश्विक तनाव बढ़ सकता है। और सीधे विश्व युद्ध तक ये बात नहीं पहुंचती, मगर महाशक्तियां अगर सीधा टकराव करती हैं तो ये विश्व युद्ध भी बन सकता है। अब जो आर्थिक युद्ध है वो ही असली युद्ध है। बात कर लेते हैं टैरिफ की। इसमें जो है टैरिफ आता है, टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, सैंक्शंस यानी डिजिटल करेंसी पर नियंत्रण रख दिया जाता है। वही इकोनॉमिक वॉरफेयर है जो, ये उन पर है, यानी कि जो इकोनॉमिक वॉरफेयर होता है ये उसमें ही आते। वहीं भविष्य में विश्व युद्ध सिर्फ और सिर्फ आमने सामने गोला, हथियार, बारूद, मिसाइल, ड्रोनों से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि बैंकिंग जो सिस्टम है उससे भी लड़ा जाएगा। बात साफ है कि इसमें भारत की जो भूमिका है वो भी साफ दिखाई देगी, क्योंकि भारत की कूटनीतिक जो मध्यस्थ, यानी सभी के साथ कूटनीतिक जो बातें अपनी वो बना के रखेगा, और संतुलन कारी शक्ति है एक भारत, पूरा संतुलन बना के रखता है। वहीं सभी मंचों पर संवाद देते हुए दिखाई देता है भारत। भारत की रणनीति साफ है कि ग्लोबल साउथ की आवाज भारत है, वहीं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ भारत चलता है। अब बात कर लेते हैं कि मीडिया में जो है वर्ल्ड वॉर 3 जो शब्द है उसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है, क्यों ये ट्रेंड कर रहा है। इसकी असलियत ये है कि जो आर्थिक युद्ध है वो निर्भरता जो है वो इसकी बहुत गहरी है। परमाणु हथियार इसका एक बड़ा जो वो है, यानी कि जो परमाणु हथियार जिन देशों के पास है, तो इससे साफ हो जाता है कि कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर लिया जाए। तो इसलिए भी वर्ल्ड वॉर 3 जो ट्रेंड में है। अब इससे ये बात तो साफ है कि ये पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां इसकी बर्बादी अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो, और इतिहास इसका गवाह भी है कि जब जब विश्व युद्ध हुआ, जब जब पूरी दुनिया भर को भारी मात्रा में नुकसान उठाने को मिला है।
तो इसमें बात कर लेते हैं कि अब जो भारत की जो ऐतिहासिक जो कूटनीति है उसकी बात कर लेते हैं। जो भारत की विदेश नीति है उसका एक सिद्धांत है कि वो नॉन अलाइनमेंट यानी कि गुट निरपेक्षता नहीं करती, रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इन सभी को मिला के चलती है। आज इसे अगर कहा जाए सीधे शब्दों में तो इसे कहा जा सकता है मल्टी अलाइनमेंट। भारत अमेरिका के साथ रक्षा और टैक्स सहयोग पर डील पर साइन कर चुका है। वहीं रूस के साथ भी उसके पारंपरिक रक्षा संबंध है और सबसे बड़ी बात, ईरान के साथ भारत के ऊर्जा और भू रणनीतिक संपर्क भी है। वहीं इजराइल के साथ बात की जाए तो वो उसका एक जो सिक्योरिटी यानी कि रक्षा और तकनीक है उसमें सहयोगी है। यानी कि यहाँ संतुलन बनाना भारत का एक आसान बात नहीं है। अब बात की जाए अमेरिका और भारत की, तो अमेरिका और भारत जो है वो रक्षा समझौते पर साइन कर चुके हैं। वहीं सेमीकंडक्टर सहयोग भी है और वहीं इंडो पैसिफिक रणनीति भी दोनों आपस में बनाते हैं। बात की जाए अगर जब ट्रंप जो है वो फिर से अमेरिका फर्स्ट नीति को अपना एक फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो भारत को एक मौका मिलेगा और दबाव भी मिलेगा। ये दोनों आपस में एक साथ मिल जाएंगे अगर अमेरिका फर्स्ट जो नीति है उसको ट्रंप फिर से अपनाते हैं तो। और जो रूस और भारत हैं उसकी अब बात कर लेते हैं। तो रूस के जो है भारत की रक्षा आयात का एक बड़ा हिस्सा है। वहीं एक सस्ती ऊर्जा रूस भारत को देता है और ऐतिहासिक रणनीति जो है वो भी भारत के साथ रूस शेयर करता है। मगर जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ प्रतिबंध है, उनके बीच भारत को एक जो संतुलन बनाना है वो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी भी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां भी भारत के सामने खड़ी हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं ईरान और उसकी ऊर्जा सुरक्षा की। अब जो ईरान है वो भारत के लिए ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। वहीं जो चाबहार पोर्ट है अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जो कि पहुंचता है ऊर्जा स्रोत, सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत ईरान भारत का है। वहीं ईरान और जो अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति और वहीं समुद्री व्यापार इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और इजराइल के साथ जो रणनीतिक सहयोग है उसकी बात कर लेते हैं। और जो इजराइल है वो भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी देता है, वहीं मिसाइल डिफेंस सिस्टम देता है और वहीं साइबर अटैक से बचने की सुरक्षा भी देता है। भारत इजराइल के संबंध पिछले कई दशकों से काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिले। वहीं बात कर लेते हैं अब यूनाइटेड नेशन की और भारत की। तो भारत जो शांति मिशन है उनमें काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई देता है। वहीं जो सुरक्षा परिषद है उनकी स्थायी सदस्यता की उसमें मांग करता है और अगर वैश्विक स्तर पर कोई संकट आता है तो भारत इसमें मुख्य भूमिका अपनी निभाता है। अब बात कर लेते हैं कि भारत को इससे मुख्य अवसर क्या मिलेंगे, मुख्य मौके क्या मिलेंगे, उसकी बात कर लेते हैं कि अमेरिका जो चीन व्यापार है उसमें अगर तनाव बढ़ता है तो सप्लाई चेन जो है वो भारत में शिफ्ट कर दी जाएगी, रक्षा का उत्पादन किया जाएगा, सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा, वहीं टेक्नोलॉजी का निवेश भी भारत में होगा। ये भारत को फायदे होने वाले, मगर इसमें कुछ शर्तें होंगी कि इसमें नीति की स्थिरता बनाए रखनी होगी और एक कुशल श्रम बल बनाए रखना होगा, एक बुनियादी ढांचा बनाए रखना होगा। भारत के सामने सभी शर्तें होंगी। अब बात कर लेते हैं कि भारत का इसमें नुकसान यानी कि भारत को क्या इसमें नुकसान देखने को मिल सकता है। वैश्विक स्तर पर मंदी आएगी तो भारत में भी आएगी, तेल की कीमत भी बढ़ सकती है और जो बॉर्डर है उन पर तनाव बढ़ेगा और भारत का तनाव ज़्यादातर बढ़ेगा तो वो चीन के साथ बढ़ेगा। वहीं जो विदेशी जो निवेश है उसमें कुछ अस्थिरता सी देखने को मिलेगी भारत के सामने। ये सबसे बड़ी जो जोखिम भरी बातें हैं वो ये है। वहीं भारत को इसके लिए भी कुछ करना होगा, जैसे कि ग्रोथ स्ट्रेटेजी और क्राइसिस मैनेजमेंट को पर एक रणनीति तैयार करनी होगी। इन सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो ये तनाव है ये एक नियंत्रित तनाव जो कि कैसे बन सकता है। इसमें सभी को मिलकर साथ देना होगा, अपनी आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सीमित संघर्ष और भारत को एक विकास का अवसर भी मिलेगा इसमें। वहीं अगर ये क्षेत्रीय युद्ध होगा तो मिडिल ईस्ट जो पूरी तरीके से डगमगा जाएगा, तेल महंगा हो जाएगा और भारत पर एक आर्थिक दबाव भी देखने को मिल सकता है।
वहीं महाशक्तियां इसमें सीधे टकराती हैं तो वैश्विक स्तर पर मंदी आएगी, सुरक्षा में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेंगी, और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके सामने एक बड़ी परीक्षा सामने आ जाएगी। अब जो ये आज की दुनिया है इसमें सबसे बड़े 3 दबाव जो है वो ये हैं कि एक तो क्षेत्रीय सैन्य तनाव बनता है, आर्थिक राष्ट्रीयवाद, और वहीं बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन, ये सभी बनते हैं। अब जो केंद्र में है यानी कि सेंटर में जो है जिनकी जो पावर में है वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की जो व्यापार नीतियां हैं वो काफ़ी आक्रामक हैं। वहीं ईरान और इजराइल में पहले से तनाव है। रूस, चीन और वर्सेस अमेरिका शक्ति यानी कि अमेरिका के साथ जो सहयोगी देश हैं उनमें तनाव बढ़ेगा। और जो बात कर ले कि जो यूनाइटेड स्टेट्स नेशन है वो इसमें बात करेगा कि शांति बनाए रखे, मगर क्या ये विश्व युद्ध में बदल सकता है? तीसरा विश्व युद्ध क्या संभव है? ये अभी भी सभी के सामने चुनौती है। तो वास्तव में हो तो ये सकता है कि जो परमाणु हथियार है वो एक डिटरेंस का काम कर रहे हैं, मतलब कि पूरी तरीके से युद्ध की कीमत जो है वो युद्ध ना होने के बराबर है। यानी कि आर्थिक परस्पर जो है निर्भरता ये बहुत ज़रूरी है। अब जो पूरा विश्व युद्ध की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, मगर जो क्षेत्रीय जो इलाका है जहाँ पे तनाव है वहाँ पे युद्ध हो सकता है। अब जो ये युद्ध है, युद्ध क्या चल रहा है? टैरिफ और प्रतिबंध का युद्ध चल रहा है, सेमीकंडक्टर और एआई का युद्ध चल रहा है, डिजिटल करेंसी और डॉलर का युद्ध चल रहा है, और साइबर हमले, ये इन सभी का युद्ध चल रहा है फिलहाल। और इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी वॉर इसे हम कह सकते हैं। ये हमने आपको बता दी कि पूरा मामला क्या है, पूरी जानकारी आपको दी। आप हमारी इस वीडियो से सहमत हैं? वीडियो को लाइक कर दें। वहीं जो ये पूरी दुनिया है एक खतरनाक दौर से गुजर रही है। इतिहास गवाह भी है, बड़ी बड़ी महाशक्तियां जब आपस में उलझती है तो बड़ा विनाश होता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल एन न्यूज को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक और नई बड़ी खबर में, एक और नई बड़ी जानकारी के साथ, आपके साथ एन न्यूज। धन्यवाद।